हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने एटम के बारे में डिस्कस किया था कि किस साइंटिस्ट ने कितना वर्क किया था और कैसे इलेक्ट्रॉन सर्च हुए, कैसे न्यूक्लियस फाइंड आउट हुआ, वो सब हम डिस्कस कर चुके। आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट है 8 यूनिट का न्यूक्लियाई। मीन्स न्यूक्लियस के बारे में जितनी भी प्रॉपर्टी हैं, जैसे कि साइज ऑफ द न्यूक्लियस, मास ऑफ द न्यूक्लियस, डेंसिटी, स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियाई, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, पीछे हमने ये तो देखा ही था कि जैसे ये एक एटम है, इनसाइड न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है बहुत कम स्पेस में, और न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है आउटसाइड रिवॉल्व करते हैं आउटसाइड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन के भी बहुत सारे ऑर्बिट्स थे, वो अलग अलग ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, जैसे कि मैंने सीरीज बताई थी KLMN, वैसे रिवॉल्व करेगा। साइज निकल के आया था कि जो एटम का साइज हो अराउंड 10⁻⁻10 मीटर होता है, न्यूक्लियस का साइज होता है अराउंड 10⁻⁻15 मीटर होता है। ठीक है, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं वो बाइंड होते हैं, मतलब कोई एनर्जी है जो उनको बाइंड करके रखती है, उस एनर्जी को बोला गया है बाइंडिंग एनर्जी। पूरी डिटेल से बाइंडिंग एनर्जी का एक पूरा टॉपिक है, वो सही से एक्सप्लेन करेंगे। एक बार जस्ट समझ लो कि इन दोनों को जो बाइंड करके रखती है न्यूक्लियस के अंदर, दिस इज बाइंडिंग एनर्जी। तो जब हम कोई जैसे कि रिएक्शन करते हैं, एटम को रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे लिखते हैं एटम को, वो देखो एक बार। जेड यहाँ एटॉमिक नंबर होता है, जैसे कि एक्स तो एटम का नेम हो गया, जेड एटॉमिक नंबर और मास नंबर ऊपर लिख देते हैं। ऐसे कोई एटम होता है जब रिएक्शंस करते हैं, जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, तो एटम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स मीन्स यहाँ एटम का नेम, जेड होता है एटॉमिक नंबर एंड ए इज मास नंबर। ये एटॉमिक नंबर होता है, ये होता है मास नंबर। ठीक है, तो जो एटॉमिक नंबर होता है जेड, इसके इक्वल प्रोटॉन्स की वैल्यू लेते हैं, भी पता चल जाता है प्रोटॉन कितने हैं, इक्वल टू होता है एटॉमिक नंबर के, उतने उस एटम में प्रोटॉन होते हैं। ए के इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दोनों का सम मास नंबर के इक्वल होता है। जब यहाँ से हमें प्रोटॉन पता चल जाता है तो इस ए में से माइनस करेंगे तो यहाँ से न्यूट्रॉन्स की वैल्यू निकल आएगी। अब एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जेड की वैल्यू से हमें प्रोटॉन पता चल जाएगा, वहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी पता चल जाएगी कि उस एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है तो ये दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, अब देखिए कि जैसे कि यहाँ एक्स लिया है, कोई एटम बता रहे हैं, जैसे कि हमने अल्फा रे स्कैटर्ड की थी, मीन्स हीलियम एटम, तो यहाँ हीलियम एटम नेम रखते हैं। एटॉमिक नंबर कितना होता है, हाइड्रोजन हीलियम, जो वो सीरीज होती है ना, वो तो देखिए याद ही रखनी होती है कि हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम ब्रोन कार्बन नाइट्रोजन, है ना, ऐसे। तो यहाँ एटॉमिक नंबर 2 होता है, मास नंबर 4 होता है। अब इसकी बात करें तो प्रोटॉन कितने, जेड के इक्वल होते हैं, प्रोटॉन मतलब 2 हैं, ए की वैल्यू 4 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए, ए माइनस पी, मतलब 4 माइनस 2 इज 2, ऐसे फाइंड आउट करते हैं। अब बात करते हैं कि एटॉमिक मास कितना होता है इनका। ठीक है, देखिए एक और बता देती हूँ, न्यूक्लियस के अंदर कौन रहते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूक्लियॉन्स बोला गया इनको, न्यूक्लियॉन्स के नाम से जाने जाते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं तो इनको न्यूक्लियॉन्स बोला गया। ठीक है, अब एटॉमिक मास कितना होता है, देखिए एटॉमिक मास जो प्रोटॉन का होता है, प्रोटॉन का एटॉमिक मास वो होता है AMU में, हम मास को मेजर करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो प्रोटॉन का मास जो होता है 1.0073 U या AMU थोड़ी सी बड़ा हो जाता है तो U लिख देते हैं, बट होता ये इक्विवेलेंट होता है AMU के, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, 1.0073। अब एक 1 AMU है वो 1.6 10⁻⁻27 किलोग्राम के इक्वल होता है 1 AMU। तो दिस AMU किसके इक्वल होगा, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से मास प्रोटॉन का कितना निकल के आएगा, 1.67 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब एक और रिलेशन होता है, 1 AMU 931 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल भी होता है, 1 इसके इक्वल होता है, तो यहाँ से ये किसके इक्वल होगा, 1 AMU, ये रहा
एएमयू में यूनिट है, हम कन्वर्ट कर दिया किलोग्राम में, किलोग्राम का रिलेशन यूज़ करके। अब मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रिलेशन यहाँ यूज करेंगे तो कितना आ जाएगा, मास प्रोटॉन का 938 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह से जैसे कि यही रिलेशन करके, एक तो यही रिलेशन यूज करके और एक ये रिलेशन यूज करके हमने प्रोटॉन का निकाला है, इसी तरह न्यूट्रॉन्स का निकालेंगे, इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स का निकालेंगे। नोट्स बना रखे हैं मैंने, नोट्स देख लें एक बार कैसे। देखिए न्यूक्लियाई, एटम क्या होता है, एटम के जो पॉजिटिवली चार्ज हो जिसके अंदर, ऐसे डिनोट करते हैं एटम को, ठीक है। ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी। जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर, एम होता है मास नंबर, प्रोटॉन होते हैं, इस तरह से एटम होता है, साइज लिख रखे मैंने। एटॉमिक मास क्या होता है, मास ऑफ द प्रोटॉन, दिस यूनिट्स होता है। एएमयू, यू से लिख देते हैं, यूनिट्स छोटी लगती है। फिर ये दोनों वैल्यूज़ को याद ही रखना पड़ता है। देखिए 1 AMU दिस किलोग्राम की इक्वल होती है, 1 AMU दिस मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इक्वल होती है। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मास प्रोटॉन का किलोग्राम में आ जाएगा और यहाँ मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर, सी स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब न्यूट्रॉन का भी इसी तरह निकालेंगे। न्यूट्रॉन का AMU में इतना होता है, देखिए अब किलोग्राम में निकाला और मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उसी से मल्टीप्लाई करके, ऊपर वाले रिलेशंस थे। तो यहाँ से देखने को मिला कि जो मास है प्रोटॉन का और मास है न्यूट्रॉन का, थोड़ा सा जो मास न्यूट्रॉन का बिल्कुल स्लाइडली ग्रेटर है, ठीक है। यहाँ भी देख सकते हैं इसका 938 है, इसका 939 है। थोड़े से मास ज़्यादा होता है न्यूट्रॉन का प्रोटॉन से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, बहुत ही कम होता है, क्योंकि जो टोटली जो ऑलमोस्ट मास होता है 99.9% वो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट होता है। मतलब न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास है वो। इलेक्ट्रॉन का तो देखो बहुत ही कम होता है बाहर मास, तो देखते हैं कितना होता है, कम होता है वो। इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, 0.00055 AMU। अब इसको भी किलोग्राम मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले रिलेशन से, तो देखो कितना कम निकल के आया ये भी। और यहाँ पे वहाँ पावर कितनी थी प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, 10⁻⁻27, इलेक्ट्रॉन में 31 है। अब ये नेगेटिव नीचे जाएगी तो देखो 31 पावर है, तो बहुत कम आएगा उनके कंपेरिजन में। यहाँ से रिजल्ट निकल के आया कि मास ऑफ दी एटम आर कंसंट्रेटेड इन न्यूक्लियस इज 99.9%, ठीक है। एक न्यूमेरिकल है, आप खुद भी सोल्व कर सकते हैं। देखिए ये कह रहा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन बताइए। 2 एटम दे रखे हैं जिसका एटॉमिक नंबर 1 का 92 है, सेकंड का 88 है। प्रोटॉन कितने हुए, इसके इक्वल, क्योंकि एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं प्रोटॉन। जेड इतना है तो ए इतना है, फर्स्ट वाले को लेके चलते हैं एक बार। प्रोटॉन कितने जेड के इक्वल होते हैं, मतलब 92। न्यूट्रॉन कितने, एक कंबाइन होता है मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के, तो ए में से प्रोटॉन की वैल्यू को माइनस कर देंगे तो किसकी निकल के आएगी, न्यूट्रॉन की। इसी तरह सेकंड एटम का एटॉमिक नंबर 88 है, मास नंबर 236 है। प्रोटॉन कितने, एटॉमिक नंबर के इक्वल, न्यूट्रॉन कितने, ए माइनस जेड इज दिस, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आइसोटोप का, आइसोबार का, आइसोटोन्स का। तो आइसोटोप क्या होते हैं, देखिए आइसोटोप एक ट्रिक होती है, जैसे कि मैं तो ऐसे याद रखती हूँ, आइसोटोप्स मीन्स टॉप डिफरेंट हो। आइसोटोप मीन्स टॉप डिफरेंट हो। टॉप क्या होता है, एक एटम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, टॉप मीन्स ये टॉप है ऊपर वाला हिस्सा। टॉप डिफरेंट हो मतलब ए की वैल्यू डिफरेंट हो, जेड सेम हो, ठीक है। मतलब मास नंबर डिफरेंट हो और जो एटॉमिक नंबर होता है वो सेम हो जिन्स एटम्स का, उनको बोला गया ये तो आइसोटोप है एक दूसरे की। जैसे कि हाइड्रोजन एटम की बात करें तो हाइड्रोजन एटम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 1 1। अब हाइड्रोजन एटम के आइसोटोप भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे हाइड्रोजन 1 2, हाइड्रोजन 1 3। अब देखिए टॉप होते हैं जो ये मास नंबर ये डिफरेंट है बट एटॉमिक नंबर सभी का सेम है, तो ये एक दूसरे के आइसोटोप है। ऐसे ही बात करें हीलियम एटम की, तो देखिए हीलियम एटम 2 3, 2 4, 2 6 ऐसे ले रखा है, तो जेड की वैल्यू सभी में सेम है, मास नंबर सभी में डिफरेंट है, ये तो एक दूसरे के आइसोटोप है, ठीक है। आइसोबार में क्या होता है, जेड की डिफरेंट हो, एक के ट्रिक से याद कर लो, फिर ये उससे अपोजिट होएगा, डिफरेंट होगी वैल्यू जेड की और मास नंबर सेम होगा ए की वैल्यू, ठीक है। जैसे कि सोडियम नियोन लिया हमने, जेड की वैल्यू एटॉमिक नंबर कितना होता है सोडियम का 11 होता है, इसका 10 होता है, तो जेड की देखिए डिफरेंट है बट मास नंबर जो है दोनों का सेम है, तो ये आइसोबार है एक दूसरे की,
ठीक है। आइसोटोन में क्या होता है, अब बात किसकी आ ली, जेड की भी ए की भी, कौन रह गया, न्यूट्रॉन, मतलब सेम नंबर, न्यूट्रॉन्स की वैल्यू सेम हो। न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, ए में से एटॉमिक नंबर माइनस करते हैं तो न्यूट्रॉन आता है, अभी ऊपर सोल्व भी किया है हमने न्यूमेरिकल। तो 2 एटम ले ली, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन ले लिया, कार्बन ले लिया, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो यहाँ जेड की वैल्यू 8 है, कार्बन का 6 होता है, बट यहाँ से न्यूट्रॉन की वैल्यू निकालिए, ए माइनस जेड 8 आया, 14 माइनस 6 यहाँ भी 8 आया, तो जो न्यूट्रॉन की वैल्यू है वो सेम है दोनों में, तो ये दोनों एटम एक दूसरे के आइसोटोन हैं, ऐसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ ए न्यूक्लियस। देखिए बहुत सारे हाइपोथीज दिए गए एक के बाद एक। पहले जब न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, जब न्यूट्रॉन का पता नहीं था तो ऐसे माना गया था कि जैसे ये एटम होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है, तो अंदर प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होते ही फाइंड आउट कर लिए गए थे, बट ये माना गया था कुछ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले क्या न्यूट्रॉन का पता नहीं था, न्यूट्रॉन की सर्च नहीं हुई थी, उससे पहले की बात है कि ये माना गया था न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन भी एग्जिस्ट करते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर भी रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, इसलिए इसका नाम दिया गया, देखिए प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथीज, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथीज। फिर क्या हुआ, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, एक्सपेरिमेंट करके देखे गए और वहाँ से रिजल्ट निकल के आया कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। कैसे कैसे रिजल्ट, क्या क्या रिजल्ट फाइंड आउट हुई, वो सब डिस्कस करेंगे। देखिए प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथीज क्या क्या फाइंड आउट हुई। देखिए सबसे पहले ये लेते हैं, यही बता देती हूँ, यहाँ बता देती हूँ। देखिए एटम होता है ऐसे, ठीक है, जब ए होता है मास नंबर, मान लिया गया कि उस एटम, इस एटम के अंदर जो प्रोटॉन्स है वो मास नंबर के इक्वल है, और अंदर ही न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन लिए गए हैं, इलेक्ट्रॉन भी माना गया कि इलेक्ट्रॉन यहीं एग्जिस्ट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितने, ए माइनस जेड, ठीक है। ए मान लिया प्रोटॉन है क्योंकि मास नंबर होता है, टोटली मास न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, तो टोटली मास तो प्रोटॉन ही लेंगे। इलेक्ट्रॉन कितने हुए, ए माइनस जेड हुए, बट यहाँ तो हमने कैलकुलेट किया था कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होता है कि मतलब दोनों बराबर मिलेंगे, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि प्रोटॉन पे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, ई इलेक्ट्रॉन पे 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है, दोनों कैंसिल हो जाते हैं, बट ये दोनों की वैल्यू सेम है ही नहीं, तो ये कैंसिल कैसे होंगे, और चार्ज जो इलेक्ट्रिकली एटम न्यूट्रल कैसे होगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स, जेड इलेक्ट्रॉन्स की और जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें ऐड करेंगे तो यही निकल के आएगा, इसका मतलब जेड जो इलेक्ट्रॉन थे वो बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं, ऐसे माना गया। फिर और क्या करें, कुछ तो सोचे भी, अंदर नहीं तो बाहर होंगे, ताकि इलेक्ट्रॉन जो एटम वो तो कम से कम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाए, ठीक है। फिर एनर्जी देखी गई, रिएक्शन करके देखे गए कि कैसे कितनी किसकी एनर्जी निकल के आती। देखिए द न्यूक्लियस ऑफ द एटम मास नंबर ए है, एटॉमिक नंबर जेड है, तो मान लिया गया कि ए के इक्वल प्रोटॉन है, मास नंबर के इक्वल, ए माइनस जेड इलेक्ट्रॉन है, बट एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो इसका मतलब जेड और हमें जरूरत है किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, तो माना गया कि वो बाहर रिवॉल्व करे सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर। चार्ज प्रोटॉन पे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, ई के इक्वल, इलेक्ट्रॉन पे माइनस सी होता है। फिर क्या पता किया कि जब एक यहाँ पे पहले रिएक्शन ही देख लेते हैं, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन जाता है ना, तो बीटा पार्टिकल निकल के आता है, दिस इज इलेक्ट्रॉन, और एक एंटी न्यूट्रिनो इमिट होता है उसके साथ। यहाँ से जब एनर्जी देखी गई तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 2 to 3 मिलीवोल्ट ही निकल के आ रही थी, बट देखिए एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इमिटेड ड्यूरिंग बीटा डीके 2 to 3 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ से मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी ही थी। बट अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करता है, ये ही मान के चले ऊपर तो कि न्यूक्लियस उसके अंदर ही इलेक्ट्रॉन भी एग्जिस्ट करता है, प्रोटॉन भी, तो एनर्जी निकल के इलेक्ट्रॉन की ये, अगर वो यहाँ एग्जिस्ट करेगा तो उसकी एनर्जी अराउंड इतनी होनी चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं हुई। इसका मतलब एक रिजल्ट, एक तो यहाँ से पॉइंट निकला कि इलेक्ट्रॉन यहाँ एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि यहाँ एग्जिस्ट करेंगे तो इतनी एनर्जी होनी चाहिए, बट जहाँ पे ये रिएक्शन की गई वहाँ से एनर्जी इतनी निकली, बहुत कम है ये, तो यहाँ से पता चला कि नहीं एग्जिस्ट कर सकते। सेकंड क्या देखे, एंगुलर स्पिन होती हैं,
स्पिन, हाफ इंटीग्रल स्पिन, इंटीग्रल स्पिन, ऐसे स्पिन लेते हैं ना, तो स्पिन चेक की गई, एंगुलर मोमेंटम चेक किया गया, वहाँ से भी पता चला कि इलेक्ट्रॉन यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। मोमेंटम चेक किया, मोमेंटम मैग्नेटिक मोमेंट होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन का बहुत ज़्यादा होता है और न्यूक्लियस में रहने के लिए बहुत कम मैग्नेटिक मोमेंट की नीड होती है। वहाँ से भी एक रिजल्ट निकल के आया कि ये एग्जिस्ट यहाँ नहीं करेगा। यहाँ से भी एक रिजल्ट निकल के आया कि एक्सपेरिमेंट नहीं हुई, क्योंकि ड्यूल नेचर हो गए इलेक्ट्रॉन के, एक तो न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है, कुछ बाहर रिवॉल्व करते हैं, मतलब ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो भी हैंडल नहीं हुए, डिफ़िकल्ट हो गए कहीं ना कहीं सोल्व करने। तो इस प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस था, इसको पूरी तरह से नकार दिया गया कि इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे न्यूक्लियस के अंदर। फिर डिस्कवरी किसकी हुई? न्यूट्रॉन की। चैडविक ने की थी 1932 में। अब 1935 में जो है इसको नोबेल प्राइज़ मिला था कि चैडविक ने न्यूट्रॉन की सर्च की थी, खोज की थी, इसके लिए इसको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। देखिए न्यूट्रॉन होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल पार्टिकल है। मास किसके इक्वल होता है? प्रोटॉन के इक्वल, थोड़ा सा स्लाइडली ज़्यादा ही होता है, बल्कि इक्विवेलेंट ही लेते हैं, प्रोटॉन के इक्वल हो गया। फाइंड आउट कैसे करते हैं? ए माइनस जेड करके हम न्यूट्रॉन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि ए एटॉमिक मास सम होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो माइनस कर देंगे जेड, किसकी वैल्यू निकल के आएगी? न्यूट्रॉन की। सेकंड, जब ये नकार दिया गया कि इलेक्ट्रॉन जो है एग्जिस्ट नहीं करते न्यूक्लियस के अंदर, उसके बाद में प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस आया। इसमें क्या होता है? ए मास नंबर होता है, जेड एटॉमिक नंबर होता है। इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के इक्वल होता है, तभी तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। वहाँ से फाइंड आउट किया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और इलेक्ट्रॉन तो सारे के सारे बाहर ही रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के। ठीक है, मास न्यूट्रॉन का क्या होता है? स्लाइडली ग्रेटर होता है प्रोटॉन से। ठीक है, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल ले लिया गोल्ड, न्यूक्लियस का ये गोल्ड है, एटॉमिक नंबर 79 होता है, तो यहाँ प्रोटॉन कितने हैं? 79। न्यूट्रॉन कितने हैं? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, न्यूट्रॉन निकल के आ गया। अब बात करें न्यूक्लियर का साइज की। न्यूक्लियर का साइज क्या हुआ? जैसे मास नंबर होता है ना, ए की वैल्यू जितनी इंक्रीज होएगी, बढ़ती जाएगी, वैसे न्यूक्लियर का साइज भी बढ़ता ही जाएगा। मतलब जो वॉल्यूम होता है न्यूक्लियर का, सर्कुलर शेप में होता है, तो वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल देखा गया? वॉल्यूम ए के प्रोपोर्शनल होता है। जितना मास नंबर बढ़ता जाएगा उतना ही वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। साइज फाइंड आउट करें तो यहाँ से देखिए वॉल्यूम जब स्फीयर की शेप में तो 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है फॉर्मूला वॉल्यूम का। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? ए के मास नंबर के। ये कांस्टेंट एक बार रिमूव कर दो तो R3 किसके प्रोपोर्शनल हो गया? ए के। R किसके प्रोपोर्शनल हो गया? ऊपर 1/3 से दोनों साइड कर दो तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, इधर बच गया बस 3। तो प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए कांस्टेंट यूज किया R0। R इज इक्वल टू R0 ए की पावर 1/3। ये याद रखनी है इक्वेशन की। रेडियस कैसे फाइंड आउट करते हैं न्यूक्लियस की? R इज इक्वल टू R0 ए की पावर 1/3। R0 की वैल्यू कांस्टेंट है तो फिक्स ही होगी, 1.2 फर्मी होता है, और 1 फर्मी किसके इक्वल होता है? 10⁻⁻15 मीटर में। अगर मीटर में हम यूज करें तो ये वैल्यू यूज कर लेंगे 1.2 फर्मी। एटॉमिक न्यूक्लियर डिफरेंट एलिमेंट है, डिफरेंट साइज, ए इंक्रीज मतलब रेडियस इंक्रीज। यहाँ से देख सकते हो ए की वैल्यू जितनी इंक्रीज होगी रेडियस इंक्रीज होगी, रेडियस इंक्रीज होगी वॉल्यूम उतना ही इंक्रीज होता जाएगा। नेक्स्ट है न्यूक्लियर डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अब मास देखिए 1 न्यूक्लियंस का मास सपोज करो m है, स्मॉल m, उसके अंदर a न्यूक्लियंस प्रेजेंट करते हैं तो टोटल मास कितना हो गया? ma। ठीक है, उसी तरह टोटल मास ले लिया ma, मास तो निकल के आ गया। अब नीचे फॉर्मूले में क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूले के अंदर पुटअप कर देंगे वैल्यू। देखिए वॉल्यूम के अंदर 4/3 पाई आर क्यूब होता है, आर हमने अभी फाइंड आउट किया, आर तो R0 A/1/3 होता है। पुटअप कर दी वैल्यू, इनको बाहर निकाल के लाए तो R0 की वैल्यू ये 3 हो जाएगी और इसकी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ A बचेगा। फॉर्मूले में पुट किया डेंसिटी मास ऑफ द न्यूक्लियस डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। मास टोटल कितना था? 1 न्यूक्लियंस का, और जितने न्यूक्लियंस हैं टोटल ma हो गया। नीचे ये रख दी, A से ये कैंसिल हो गया, डेंसिटी निकल के आई 3m/4 पाई R0 क्यूब। अब देखिए डेंसिटी किस पे डिपेंड है? ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू 1.2 फॉर में अभी फाइंड आउट की थी। डेंसिटी सिर्फ डिपेंड है
एक न्यूक्लियॉन्स के मास पे। अब मास तो न्यूक्लियॉन्स का इक्वली होता है, हमें पता है प्रोटॉन का मास इतना होता है, न्यूट्रॉन का इतना होता है। एक पूरा एटम में कितने भी न्यूक्लियॉन्स हो बट एक के डिपेंड है तो एक का मास तो सभी में सेम होता है। तो यहाँ से रिजल्ट निकल के आया कि डेंसिटी होती न्यूक्लियस की सेम होती है ऑल एलिमेंट्स के लिए, सभी एलिमेंट्स की इक्वल होगी, क्योंकि यहाँ तो एक का ही मास रखा जा रहा है। बहुत सारे अगर उसमें न्यूक्लियॉन्स होंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ यूज होगा सिर्फ एक का और डेंसिटी वही आनी है बस। तो वही आनी है तो हमने कैलकुलेट भी कर दी। देखिए फॉर्मूले में पहले 3 रख दिया। मास कितना होता है प्रोटॉन का, ये होता है 4/π की वैल्यू रख दी और r0 की क्यूब। यहाँ से निकल के आई रो की वैल्यू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये तो यूनिट हो गई। 10⁻17 के अराउंड होती है डेंसिटी, और सभी जो न्यूक्लियस एटम होते हैं सभी की यही होती है, सेम होती है। तो बहुत ज़्यादा है, देखिए तो हाईली पैक्ड होता है, ये कह सकते हैं न्यूक्लियस हाईली डेंस होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेंसिटी निकल के आई है 10⁻7 के अराउंड, ठीक है। न्यूमेरिकल देखिए, रेडियस फाइंड आउट करनी है दिस एटम की एंड दिस की। रेडियस फर्स्ट लेके चलते हैं हीलियम एटम, जेड की वैल्यू 2 है, ए की 4 है, r0 की फिक्स होती है 1.2 फर्मी। आर की हमने जो फार्मूला फाइंड आउट किया था, r इज टू r0 ए की पावर 1/3। r0 की वैल्यू 1.2 फर्मी रख दी, ए की वैल्यू 4 रख दी, पावर रख दी 1/3। इसको सोल्व करके हमने देखिए ये रिजल्ट निकाल लिया, रेडियस आ गई दिस मीटर। सेकंड आइटम लेंगे, ए की वैल्यू ये है, जेड की ये है, r0 की 1.2 फर्मी होती है। फॉर्मूले में पुट किया r इज टू r0 ए की पावर 1/3, r0 ए की पावर 1/3। सोल्व करके हमने रेडियस की वैल्यू निकाल ली ये, ठीक है। इस तरह से हम रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। डेंसिटी फिक्स होती है सभी की एलिमेंट्स की, यही होती है 10⁻7 के अराउंड। नेक्स्ट वीडियो में हम बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर फोर्स, वो सारे कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। नहीं तो ये लंबी हो जाएगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू।